नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 20 और इसमें आप लोगों को बता दें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी पीवाईक्यू प्रश्न हैं। टॉप 25%, इसमें टॉप 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्न होते हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यूपी टेट में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आए हैं और देखना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे आप लोगों को किस तरीके से प्रश्न यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है, यानी प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं उसमें पूछे गए और उससे संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया यहाँ पर पी तथा क्यू वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है। देखिए पी क्यू की वार्षिक आय है तो पी क्यू की वार्षिक आय का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 4:3। उनके खर्चे में अनुपात दिया गया 3:2 का अनुपात है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 600 रुपये बचाए तो उनकी आय में अंतर है। देखिए इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बशर्ते आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना होगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक पी है, इसमें एक क्यू है, ठीक है। तो पी की वार्षिक आय दे रखी है और क्यू की भी दे रखी है। दोनों की आय का अनुपात यहाँ पर दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 4:3 दिया गया है। तो ये इनकी आय है, तो जैसा कि हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए उनके खर्चे की जो अनुपात है, खर्चे का अनुपात दे रखा है कितना है उनके खर्चे का अनुपात, तो आप बताएंगे 3:2 दिया गया है। जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं आप लोगों को भी इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। और देखिए प्रत्येक ने 600 रुपये बचाए, यानी पी ने भी यहाँ पर 600 रुपये बचाए हैं, क्यू ने भी 600 रुपये बचाए हैं। तो बोला क्या, प्रत्येक ने 600 रुपये बचाए हैं। तो जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है इसी फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉस गुणा करना है इनका। 2 और 600 का करेंगे गुणा तो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 1200 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 1200। अब इनका यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, 6 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1200 हो गया, यहाँ पर 1800 हो गया। अब इन दोनों के मध्य में अंतर कितने का आ रहा है, अंतर इन दोनों के मध्य में अंतर देखेंगे कितने का आएगा, तो आप बताएंगे 600 का आएगा। तो इस तरह से हमने अंतर कितने का निकाला, 600 का। इसको नोट करिएगा। यहाँ पर अब क्रॉस गुणा करना इनका, इनके साथ में क्रॉस गुणा करना, 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9। तो यहाँ पर इनका गुणा करने पर कितना मिल गया हमें, 9। अब इनका क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। ये बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं, इस मेथड से आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से आप गुणा करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, उनका अंतर लेंगे, उनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ का 1 यूनिट जो है बराबर हो जाएगा नीचे वाली जो यहाँ पर अंतर में वैल्यू आई थी इसके। तो यहाँ पर अंतर में कितना था, तो आप बताएंगे 600 के। तो इस तरीके से हमें पता चल गया 1 यूनिट का मान कितना है, तो आप बताएंगे 600। तो बोला गया था उनकी, देखिए बोला गया लास्ट में उनकी आय में अंतर। अब देखिए पी और क्यू की आय का यहाँ पर अनुपात जो दिया गया था, तो 4 कितना था, तो आप बताएंगे 3। इनकी आय के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 1 यूनिट का आ रहा है। अब 1 यूनिट बराबर तो हमने निकाल ही लिया था, कितना होता है, 600 होता है। तो सीधा सीधा आंसर हमारा पहले से ही निकल चुका है, बस हम यहाँ पर समझाना चाहते थे किस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो 1 यूनिट बराबर 600 है, तो आप 600 से इसमें गुणा करिए। अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में निकालेंगे तब भी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1800। तो क्योंकि इनकम कितनी हो गई, 1800, 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2400 बताएंगे, ठीक है। अब इनका अंतर अगर देखेंगे तब भी अंतर हमें 600 ही मिलेगा। तो इतना समय क्यों ख़राब करेंगे हम, तो ऐसे ही हम देख लेंगे इनकी आय में जो है यहाँ आय का अनुपात जो भी दिया था, अंतर कितने का चल रहा था, 1 का। 1 यूनिट बराबर पहले से 600 आ गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यह भी पीवाईक्यू प्रश्न है, जितने भी प्रश्न सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। एक धनराशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मूलधन जो हम मानेंगे, यहाँ पर मूलधन और इस साइड में होगा मिश्र धन, ठीक है। तो मूलधन अगर हम 100 यूनिट मान लेते हैं तो ये 4 गुनी हो रही है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मूलधन कितना है 100, मिश्र धन कितना हो गया 400। अब इनके बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर बीच में देखेंगे कितने का है, 300 का। यही हमारा यहाँ पर ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्याज।
इतना देखिए यहाँ पर 100 से 400 होने में कितना समय लगा है, जैसा कि प्रश्न में समय बोला गया है, नहीं समय बोला गया, यानी दर बोली दी गई। दर तो यहाँ पर दे रखी है, दर कितनी बताई गई है, 15% की दर है और समय हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब सिंपल सा हमें फार्मूला आता है, उसी जरिए से सॉल्व कर लेते हैं। SI यानी साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन में कितना होता है 100। ठीक है, तो देखिए SI यानी साधारण ब्याज कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 300 दिया गया है। अब मूलधन P मीन्स मूलधन हमारा कितना यहाँ पर दिया गया, 100 दिया गया है। और दर यहाँ पर पहले से दे रखी कितनी है 5, और समय हमें तो निकालना था। देखिए दर हमारी कितनी 15 और समय हमें निकालना था, तो टी को हम ऐसे रख देंगे, फार्मूले का नीचे कितना रख देंगे 100 से हम 100 को काट देते हैं। अब 15 कम 15 कटेगा, 15 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, एक 0। तो यहाँ पर टी बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 20। तो समय कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 20 वर्ष, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। देखिए इसे भी हम एक लाइन में सॉल्व करना सीखेंगे। जो भी यहाँ पर देखिए लाभ या हानि प्रतिशत दिया जाए तो इसे हमें लाभ या हानि प्रतिशत से ही सॉल्व करना होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जो भी यहाँ पर लाभ दिया गया है प्रतिशत में कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 25% का लाभ दिया गया है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 25 बटा बनेगा यहाँ पर 100। 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू सदैव हमारी मूलधन होती है, मूलधन यानी क्रय मूल्य होती है। ऊपर का तो लाभ बोला गया तो ये लाभ हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं CP, इस साइड में लिखते हैं SP, यानी ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य हमारा नीचे का लिखा जाएगा 4। अब इसमें हम लाभ को अगर जोड़ देते हैं, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 5। ये हमारा विक्रय मूल्य बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है अंतर, तो देखिए यह क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर बोला गया देखिए अंतर एक्चुअल में कितने का है 210 का, तो 1 यूनिट ये बराबर किसके हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताएंगे 210 के, तो 210 हो जाएगा क्योंकि रुपए में कितना है 210। और वैसे अंतर देखेंगे कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 210। तो यहाँ पूछा गया था वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर यूनिट में कितना है 5, तो इसमें भी हम गुणा कर देते हैं 210 से, क्योंकि 1 यूनिट बराबर कितना 210, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट 210 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1050 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1050। तो विक्रय मूल्य पूछा था, विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर निकल चुका है 1050, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ऐसे प्रश्न ये पूछे गए हैं इस तरह से, तो इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा तो आपको जैसे 1/A दिया गया है, 1/B दिया गया, 1/C दिया गया है, आप इसको सिंपल सा लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। इसका नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं, ऐसे लिखना है जो भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है इनकी अनुपात में नंबर्स, इनको आप अपॉन में रख देंगे। जैसे 1/4 रखेंगे, ठीक है, और 1/ यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक, और 1/ यहाँ पर 10 लिख देंगे। जैसे हमने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। अब नीचे की वैल्यू जितनी आई हैं 4, 6, 10, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे एलसीएम, तो इसमें किसका किसका लेना है, तो 4 का लेना है, 4 का एलसीएम लेना है, 6 का लेना है और 10 का लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जितनी भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर 3 है नंबर, तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका टेबल पढ़िए, गुणा करिए। जैसे 10 कम 10, 10 20, 10 33, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 चंगा 60। अब 60 यहाँ पर जो वैल्यू एक आती है तो ये 4 से भी कटती है, 6 से भी कट जाएगी और यहाँ पर 10 से भी कट जाती है। इससे आपका समय बचेगा, तो सीधा सीधा मल्टीपल करिए, जो भी बड़ी नंबर हो उसका मल्टीपल करिए और बारी बारी से सभी से चेक करिए। एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाएगा। अब जैसे कट जाए तो समझ जाना वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हमने यहाँ पर इसका निकाल लिया। जो भी एलसीएम आएगा और सीधा सीधा एलसीएम इसमें रखा जाता है, गुणा कर दिया जाएगा। इस तरीके से एलसीएम से आप गुणा कर देंगे। तो इसे सिंपल फॉर्म में हमें एलसीएम बनाना होता है, इसका रेशियो। अब इसे 4 से कट रहा है, 4 कम 4 काट देंगे, 4 कम 4 लग जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो कुल मिलाकर इस साइड में कितना बचा है 15, और 6 कम 6 और 6 दशाम 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 बचेगा कितना 6। तो देखिए A और B और C का अनुपात यहाँ पर हमने निकाल लिया है। ABC का अनुपात कितना है
15:10:6, तो 15:10:6 यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है तो उन दो संख्याओं में अनुपात होगा। अब देखिए कोई एक पहली संख्या मान लेते हैं, एक दूसरी संख्या यहाँ पर दी गई, एक तीसरी संख्या हम मान लेते हैं। तो बोला गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से बोला गया तो तीसरी संख्या को हमें 100 मानना पड़ेगा। से बोला गया 20% और 50% अधिक है, तो इससे 20% अधिक होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। इससे ये 50% अधिक हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 150 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये 20% अधिक हो गई तीसरी वाली से, बोला गया ना तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से 20% अधिक और तीसरी संख्या से 50% अधिक हो गई। तो यहाँ पर बोला गया तो दो संख्याओं में अनुपात होगा, तो यानी पहली दो संख्याएं जो थी इन्हीं संख्याओं का अनुपात पूछा था। अब सीधा सीधा हम काट सकते हैं, तो यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली हमारी 120 थी, यहाँ पर 150 था। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो देख सकते हैं अनुपात यहाँ पर कितना बना, 4:5 बनेगा आंसर इसका। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, ये प्रश्न पूछा गया। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। पहली बार समझेंगे 1 दर्जन में पेंसिल कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 12 पेंसिलें होती हैं। तो 6 दर्जन में कितनी पेंसिल हो जाएंगी, तो 12 गुणा हम कर देंगे 6, तो कितना मिल जाएगा हमें, तो आप बताएंगे 72 मिल जाएगा। कितना, 72 पेंसिल। तो ये हो गई इनकी पेंसिलें कितनी, टोटल 72। पहली बात यहाँ दिया गया 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 20 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य निकालना हो, इस 20 को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। तो 72 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, देखिए एक पेंसिल बराबर कितना है, 20/3 रुपया हो गया। तो 72 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 72 पेंसिलों का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य जो भी होगा वो लिखा जाएगा, और इसमें 72 से अगर गुणा कर देते हैं, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 दूना 6 लग जाएगा, 3 चौके 12, तो 24 दूना कितना होता है, तो आप बताएंगे 48 और लास्ट में आएगा 0। तो इस तरीके से 72 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 480 रुपया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। देखिए टोटल इसमें जो पेट्रोल था वो 20 लीटर था। कितना था, तो आप बताएंगे 20 लीटर। अब रिसाव हुआ है कितने लीटर का, तो शेष बचा तेल यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है। टोटल 20 लीटर था, उसमें से 3 चला गया तो बचा कितना, तो आप बताएंगे 17 लीटर यहाँ पर तेल बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ तेल है, ठीक है, वो बताना है कितना है। तो यहाँ पर प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत के लिए जो बचा हुआ तेल है ऊपर रखेंगे, टोटल में से निकालेंगे तो टोटल कितना था, तो वो 20 लीटर था, ठीक है। तो अब यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू बनानी है। 20 का 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100, 17 पचे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो 85% जो है तेल बचा हुआ है। कितना तेल बचा हुआ है, तो आप बताएंगे 85%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा है। परिसीमा मीन्स होता है पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप, ठीक है। तो हमें यहाँ पर परिमाप पूछा गया। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा था परिसीमा, ठीक है। तो यहाँ 8.2 एक वर्ग दिया गया, तो हम बना देते हैं अच्छे से वर्ग का चित्र ताकि समझ में आ जाए। मान लीजिए ये वर्ग था, इसकी 8.2 सेंटीमीटर है, 8.2। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप। इसका फार्मूला अगर देखें तो क्या होगा, 4 गुणा भुजा होता है। क्या होता है, तो आप बताएंगे 4 गुणा भुजा। तो 4 रखेंगे। अब भुजा पहले से दे रखी कितनी है, 8.2 दे रखी है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8, और चरवट कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 32। एक के बाद दशमलव लगा, एक के बाद दशमलव लगा देंगे, 32.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 32.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आंसर इसका निकाल लिया है।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9। ऐसा ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ही छोटा सा प्रश्न। बोला गया 1/2 में कितने आधे हैं। तो आधे मीन्स होता है 1/2, कितने आ रहे हैं इसमें, कितने बन रहे हैं। तो सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे, 2 कम 2 1 3, तो इसे लिख सकते हैं 3/2। जब भी किसी संख्या में कोई संख्या निकालने की बात कहेगा तो आप सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड कितने से करेंगे, आधे से। आधे मीन्स 1/2 से करेंगे। अब 3/2 ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है, ये रूल होता है। 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2, कुल मिलाकर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। तो 1/2 में कितने आधे हैं, तो आप बताएंगे 3। अब यहाँ पर संख्या घटी बढ़ी हो सकती है, तो आगे चल के किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया 10/1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4/5/8 मीटर काटा गया। ठीक है, काट लिया गया। तो शेष रस्सी की लंबाई है, तो शेष बतानी है। तो सीधा सीधा देखना है टोटल लंबी रस्सी हमारी कितनी थी, 2 को गुणा करेंगे तो 2.20 1 21, तो कितना हो जाएगा 21 बटा यहाँ पर 2, ये टोटल रस्सी हो गई। इसमें से काट ली गई है ये वाली रस्सी, 8 चौके 32, 32 और 5 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 32 और 5 37 हो जाएगा। और नीचे संख्या दी गई कितनी, 8। अब सीधा सीधे इनका क्रॉस गुणा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम मत लीजिएगा, एक लाइन में आंसर आपका निकल आएगा। 8 से इसे गुणा करेंगे, 8 से इसे करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16 हो जाएगा। 8 कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पर इसमें गुणा किया है, 8 कम 8, 8 दूनी 16। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 2 सते 14 के हो जाएगा 4, बचेगा 1, 2 3 6, 1 कितना हो गया 7। तो 37 दूना कितना होता है, 74 होता है। इस तरीके से अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 168 से हम यहाँ पर 74 को माइनस कर लेंगे। 8 से 4 गया, बचा कितना 4, और 16 से 7 गया, बचा कितना 9। तो ऊपर आ जाएगा कितना 94, और नीचे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से अब 2 से संख्या कट रही, काट देंगे, 2 8 16 लग जाएगा, और 2 चौके 8, 2 सते 14। यहाँ पर 8 से इसे भाग दे देंगे तो मिश्रित भिन्न में आ जाएगा। यहाँ पर 8 सती 56, सो देखिए 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, तो 8 पंचे 40 लगा दीजिए, तो बचा कितना यहाँ पर, तो 7 बचेगा, यानी 5 सही 7/8 मीटर। तो आंसर आप अपना मिला सकते हैं। देखिए 5 सही 7/8 मीटर, यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। शेष रस्सी की लंबाई जो बची हुई है वो ये लंबाई बची हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं। अब देखिए ऐसा ही प्रश्न पूछा गया। अब ट्राई साइकिल में यानी 3 पहिए होते हैं, तो एक ट्राई साइकिल में कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 3 होते हैं। तो एक साइकिल में कितने होते हैं, साइकिल यानी ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल यानी जो विकलांग लोग चलाते हैं, ठीक है, वो ट्राई साइकिल है। तो एक ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं, तो बताएंगे 3। तो 9 ट्राई साइकिल में कितने हो जाएंगे, तो 9 ट्राई साइकिल में, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 9, 9 3 था 27 पहिए होंगे। तो टोटल कितने पहिए होंगे, तो आप बताएंगे 27। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक वीडियो में हम अलग अलग प्रकार से प्रश्न लेकर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो 270 डिग्री वाला जो यहाँ पर कोण बनेगा उस कोण का नाम क्या होगा, ये पूछा गया। अब देखिए इसमें कुछ हम कोण बता देते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। चाहे न्यून कोण पूछे, चाहे अधिक कोण पूछे, चाहे सम कोण पूछे, कोई भी कोण पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से बताते हैं। देखिए जो सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से कोण बनता है तो ये 180 डिग्री का होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। वैसे कहें रिज कोण कहते हैं या सरल कोण कह सकते हैं, ठीक है, या सरल कोण इसे हम कहते हैं, इसका नाम हो गया। एक कोण होता है जो 90 डिग्री से कम का बनता है। तो देखिए 90 डिग्री से ये कम का कोण हो गया तो इसका नाम होता है न्यून कोण। क्या नाम होता है, तो आप बताएंगे न्यून कोण इसका नाम होगा। एक एग्जैक्ट जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, तो 90 डिग्री का बनेगा तो यहाँ बॉक्स लगा होगा, तो इसे कहते हैं समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समकोण। तो यहाँ समकोण जो होता है वो सदैव 90 डिग्री का बनता है। कितना बनेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा। अब जैसे ही आपका 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बन जाएगा, जैसे ये हमने बना दिया,
ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा जैसे हमने बना दिया 120 डिग्री का, तो इसे कहते हैं अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अब ये मत समझिएगा केवल 120 ही होगा, तो यानी 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। अब बात आती है यहाँ पर, जब 180 डिग्री से ज़्यादा का बन जाता है कोण, 180 से ज़्यादा का कोण इस तरीके से बन गया। अब मान लीजिए यहाँ पर 270 का बन गया कोण, जैसा कि यहाँ पर 270 वाला ही दिया गया था, तब हम इसे कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण। और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम आप समझ लीजिए, इसे वृहत कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृहत कोण। ठीक है, तो ये वृहत कोण हो गया, इंग्लिश में से रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। ऑप्शन डी 270 वाला। 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 360 से कम, तो वो हमारा प्रतिवर्ती या वृहत कोण कहलाएगा। तो जो भी हमने यहाँ बताया इन्हें ध्यानपूर्वक अगर सुना होगा तो आगे चल के जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है तथा गहराई 1 मीटर है। तो यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया, डायमेंशन दी गई, उन्हें ध्यान से नोट करना है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। अब टंकी जो हमारी है एक आयताकार की है, आयताकार यानी घनाभाकार जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दे रखी है। लेंथ दे रखी है कितनी? 6 मीटर की। ब्रेथ यहाँ पर दे रखी है 2.4 मीटर की और इसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर की। तो यानी कि हमें इसका निकालना है आयतन। आयतन कितना निकालना है? वो भी इस घनाभाकार की जो टंकी है इसका आधा आयतन निकालना है। तो पहले हम कंप्लीट आयतन निकालते हैं इसका। ठीक है, तो कंप्लीट आयतन पहले निकालेंगे। तो इसका क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट वाला फार्मूला होता है, सीधा सीधा। ठीक है, तो इसमें लेंथ हमारी कितनी दी गई? 6 दी गई है। ब्रेथ हमारी 2.4 दी गई है, इनटू हाइट कितनी है? 1। ध्यान से समझिएगा, ये कंप्लीट हमारा आयतन निकलेगा, यानी पूरे टंकी का पूरा कैपेसिटी कितनी थी। और हमें चाहिए आधा, तो आधे के लिए अगर इसी में हम 2 से भाग दे देते हैं, जो भी आयतन पूरा आता उसका अब आधा हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर हमारा निकल जाएगा। अब इसे हम इसे पॉइंट को हटाएंगे, एक 0 यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 4 से संख्या कट रही है, तो 4 से हम इसे काट देते हैं। चाहे तो आप 2 से काट दीजिए, बाद में दशमलव हम लगा सकते हैं। चलिए 2 से ही काट देते हैं। 2 कम 2 0 हो गया। अब 2 से कम 2, 2 दूनी 4 लग जाएगा। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 और नीचे बचा कितना यहाँ पर? 10। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर? 6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आधा आयतन आएगा, ठीक है, आधी टंकी भरी हुई, तो वो 6 मीटर क्यूब आएगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कभी कभी सन्निकट या जैसे कहते हैं निकटतम मान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यूपी टेट है, यूपी टेट में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूछा ही गया है। देखिए पूछा गया 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान है। सैकड़ा मीन्स 100वें का स्थान। चलिए पहले नंबर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे 8 6 14 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो 9 1 10 11 का हो जाएगा 1, हासिल आएगा 1, 4 4 कितना हो जाएगा? 8। देखिए इन दोनों को जैसे हमने यहाँ प्लस किया तो संख्या कितनी मिल गई? तो आप बताएंगे 814 मिली है। तो इसका हमें सैकड़ा सन्निकट मान बताना है। सन्निकट मान लगभग में जैसे 400 300 500 600 एक कंप्लीट नंबर के किसके बराबर आ रही है? तो समथिंग में लगभग में देखिए 800 के बराबर आ रही है ये। ठीक है, तो सैकड़ा मान, तो सैकड़े के मान के पड़ोस में किसका मान आ रहा है? 800 का आ रहा है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर 800 हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए हमने निकाला कैसे? चलिए 800 यहाँ पे था, सैकड़ा बोला है तो इकाई दहाई सैकड़ा, जिसका मान पूछता है उससे हम एक स्टेप पहले आते हैं। तो यहाँ पर संख्या 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तब जाके इसमें एक जोड़ लेते हैं। तो अगर यहाँ 5 से संख्या छोटी है तो उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, जो भी संख्या यहाँ होती है वही संख्या हम लिख देते हैं, उसके इस साइड में जितने अंक होते हैं उतना 0 हम लगा देते हैं, सीधा आंसर हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको बनाया था। तो लगभग में ये किसके बराबर थी? ये 800 के बराबर में है। तो यहाँ पर 10 5 20 30 ये फालतू हो जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लगभग में मान लिया जाता है। तो ये लगभग वाला ही मान पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अंडर रूट में यहाँ पर दिया गया ये स्क्वायर है और यहाँ पर ये घन दिया गया है। देखिए 8 देखेंगे, 8 × 64, 64 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका? तो आप बताएंगे 8 का है। तो 64 का यहाँ पर
वर्गमूल क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 8 बन जाएगा। सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ पर देखें तो घनमूल घन बना रहा है, तो किसका घन है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 का घन है। किसका घन है, 4 का। अब देखिए 4 गुणे 4 करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका घनमूल क्या बनेगा, 4, और इसका बन जाएगा कितना, 8। इनके बीच में लगा है माइनस, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा, बराबर में आएगा 4। तो इस तरह से यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इस तरीके से हमने टॉप 15 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।